वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ डिस्कस करूंगी और इसमें मैं आपको बैक्टीरियल ग्रोथ से रिलेटेड जो इसके फेजेस हैं, जितने फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में बात करूंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ मतलब होता है नंबर में इंक्रीज करना या साइज में इंक्रीज करना। चूंकि बैक्टीरिया का सेल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए ज्यादातर केसेस में बैक्टीरियल ग्रोथ को हम डिवीजन से ही काउंट करते हैं। बैक्टीरिया दो तरीके से डिवाइड करता है, एसेक्सुअल मेथड से और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मेथड से। एसेक्सुअल मेथड में एक बैक्टीरिया का सेल बराबर बराबर दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है, जबकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो टर्म है, इट इज सिनोनिमस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स। अब बैक्टीरिया में हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कह के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया में जो मेटिंग होती है या जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है जिन दो सेल्स में, हम उन दोनों सेल्स को मेल और फीमेल में डिमार्केट नहीं कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन जो है वो तीन तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। और ये टॉपिक मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, बाइनरी फिशन की बात करते हैं। अगर कोई भी अलग से घटना घटित नहीं हो रही है तो ये मान के चला जाता है कि जो दो डॉटर सेल्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं अपनी मदर सेल के। तो आप ये देखिए, इसके अंदर आपको क्लियर कट पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट स्टेप पे देखिए, जो मदर सेल है वो इलोंगेट हो गई है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली लंबाई में खिंच गई है। अब धीरे धीरे इसके बीच में दोनों तरफ से खांच बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जब बाइनरी फिशन होता है तो उसी से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है, यानी डीएनए की मात्रा डबल हो चुकी होती है। अब धीरे धीरे ये जो खांच है वो अंदर की तरफ धंसती चली जाती है और आप फोर्थ स्टेज में देख रहे होंगे कि दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन गई हैं। जो टाइम एक सेल को डबल करने में या डिवाइड करने में लगता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर हम लोग बैक्टीरिया के संदर्भ में एक बैक्टीरियल सेल न कह करके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में बात करते हैं। तो अगर किसी भी कल्चर के अंदर जो अमाउंट है बैक्टीरियल सेल्स का, वो जितने टाइम में डबल अप हो रहा है उस पूरे टाइम को हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया अवेलेबल हैं धरती पर, उनका जनरेशन टाइम 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका जनरेशन टाइम 1 घंटे से भी कम में होता है, जैसे कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स होता है। और ये भी एक कारण है कि ई कोलाई जो है उसको बहुत ही ज्यादा जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें मॉडल की तरह लिया जाता है। दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया का स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व है। इसको हम सिग्मोइडल कर्व भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एस शेप नजर आएगा। अब इसके जितने फेजेस हैं उसको हम एक एक करके डिटेल में लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जान लेते हैं कि वो कौन से 4 फेजेस हैं। तो पहला फेज है लैग फेज, LAG लैग फेज। दूसरा फेज है लॉग फेज, यानी LOG लॉग फेज। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी कहते हैं। थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज। ये एक लीनियर लाइन बन जाती है विच इज पैरेलल टू द टाइम। और उसके बाद फेज आता है डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है इस ग्राफ में कि जो लैग फेज की शुरुआत हो रही है वो कभी भी 0 से नहीं होती है। यानी जो हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडर एंड श्वान ने दी थी। और उसका एक्सटेंशन जो है सेल थ्योरी का, वो ये कहता है कि जो नए सेल्स होते हैं वो हमेशा पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं या वहीं से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं ओमेनी सेलुला ई सेलुला। तो जो इनिशियल स्टार्टर कल्चर है हमारा,
तो 0 से लेकर जो आप लाइन जहाँ पे देख रहे हैं लैग फेज की शुरू हुई है, तो वो हमारा स्टार्टर कल्चर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार वाइवाज में पूछा जाता है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो लैग फेज में सिग्मोइडल कर्व की जो शुरुआत होती है वो 0 से क्यों नहीं होती है? तो उसका जवाब है कि कभी भी 0 सेल से कभी भी कोई नया कल्चर शुरू नहीं हो सकता है। तो जो स्टार्टर कल्चर है उसकी वजह से लैग फेज हमेशा 0 से ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैग फेज की। लैग फेज जो है इस टाइम ग्रोथ बहुत कम होती है क्योंकि इस वक्त बैक्टीरिया अपने आप को नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी किसी एक डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से दूसरे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर आपको रख दिया जाए या ले जाया जाए, तो कुछ टाइम आपको हर नए माहौल में अडेप्ट करने में लगता ही है। उसी के बाद आप अपना रूटीन वर्क शुरू करते हैं। तो यही बात बैक्टीरिया के संदर्भ में भी कही जा सकती है। तो अगर जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी कल्चर की, तो बैक्टीरिया शुरुआत में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए टाइम लेता है और वही टाइम जो है लैग फेज कहलाता है। तो इस वक्त बैक्टीरिया मैच्योर होने लगता है लेकिन डिवाइड होना शुरू नहीं होता है या बहुत कम डिवीजन उसमें पाया जाता है। तो इस वक्त बैक्टीरिया करता क्या है? इस वक्त सिंथेसिस ऑफ आरएनए और दूसरी एंजाइम्स या दूसरे अलग-अलग मॉलिक्यूल्स जिनकी जरूरत पड़ेगी ग्रोथ करने में, उनको सिंथेसिस कर रहा होता है बैक्टीरिया। और ये जो लैग फेज है ये कई सेल्स में, कई बैक्टीरिया में बहुत छोटा होता है और कई बैक्टीरिया में बहुत लंबा यानी सेवरल डेज में चलता है। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, लैग फेज का जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग ही होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इस फेज में ऐसा नहीं है कि सेल्स बिल्कुल डोरमेंट हो जाते हैं, बस वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो लेंथ है लैग फेज की, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे। अगर मीडियम जो आप दे रहे हैं, कल्चर मीडियम, वो बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट में रिच है, तो लैग फेज घट जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो इनिशियल स्टार्टर कल्चर लिया है वो किस फेज से लिया है। अगर आपने वो लॉग फेज से लिया है तो जो लेंथ है लैग फेज की वो कम हो जाती है। अगर आपने स्टेशनरी फेज से लिया है या टुवर्ड्स डेथ फेज से इनिशियल स्टार्टर कल्चर लिया है आपने दोबारा से पसाजिंग के लिए, दोबारा से सब कल्चरिंग करने के लिए, तो लैग फेज की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। उसके बाद साइज या वॉल्यूम कितना लिया है आपने इनोकुलम का। अगर आपने बहुत कम इनोकुलम लिया है तो ऑब्वियसली लॉग फेज में आने में उसको टाइम लगेगा। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं कि लेंथ क्या हो रहेगी लैग फेज की। उसके बाद आता है दोस्तों लॉग फेज। लॉग फेज को हम लॉगरिदमिक फेज कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, क्योंकि जैसा नाम से पता चल रहा है एक्सपोनेंशियली इसके अंदर डिवीजन होता है, यानी सेल डबलिंग जो होती है इसमें एक्सपोनेंशियल फेज में चलती है। जो नंबर है नए बैक्टीरिया बनने के पर यूनिट टाइम में, वो प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन के, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी डबलिंग हो रही है। और अगर हम इस वक्त ग्रोथ को लिमिट ना करें तो जो डबलिंग है वो कंटिन्यू रहती है कांस्टेंट रेट पर, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है ये दोनों इंक्रीज करती हैं डबलिंग मोड में विद एवरी कॉन्जिक्यूटिव टाइम पीरियड। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक प्लॉट बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो उसके अंदर जो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सेल नंबर है और टाइम है, इन दोनों को अगर हम एक्स वाई एक्सिस पे रखते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ सेल अगर मैं एक मान के चल रही हूं तो एक जनरेशन के बाद 2 हो जाएंगे सेल, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16 एंड सो ऑन। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक्सपोनेंशियली 2 की पावर जो नंबर ऑफ जनरेशन है उसको कर देते हैं। तो देखिए, अगर 2 सेल्स हैं और एक जनरेशन निकली है तो उसके बाद 2 सेल रहेंगे। अगर 2 जनरेशंस निकल गई हैं तो 2 की पावर 2 चला जाएगा, यानी कि 4 सेल हो जाएंगे।
उसके बाद 2 की पावर 3 यानी कि 2 into 2 into 2 तो 8 हो जाएंगे सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में 2 की पावर 4 यानी 2 into 2 into 2 into 2 यानी 16। तो अब ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने मान के चले कि जो शुरुआत में नंबर ऑफ सेल है वो 1 है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया व्हेनेवर यू स्टार्ट द कल्चर। तो उसी हिसाब से जो लॉग फेज है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती चली जाती है। तो ये जो स्लोप होता है लाइन का, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म देता है, यानी कि ये एक मेजर है नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेल पर यूनिट टाइम। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है इस वक्त जो भी एक्सपोनेंशियली हम ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया को, तो ये देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में आपको ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या डिपिक्ट करती है? नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेल पर यूनिट टाइम को मेजर करती है। और जो एक्चुअल रेट जो है इस ग्रोथ की, यानी कि जो स्लोप है इस लाइन की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे ग्रोथ कंडीशंस में। और ये जो ग्रोथ कंडीशंस हैं ये अफेक्ट करती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन इवेंट्स और कितने डॉटर सेल सरवाइव कर पाएंगे। देखिए कितने डॉटर सेल सरवाइव कर पाएंगे ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये इनडेफिनेटली नहीं चल सकती है, बिकॉज बहुत सारे गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मीडियम में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। उसके बाद जो आपका फ्लास्क है या जिसमें भी आप अपना कल्चर ग्रो कर रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। या फिर जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन के बाद टॉक्सिक वेस्ट को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फेज आता है दोस्तों स्टेशनरी फेज। क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स काम करते रहते हैं टोटल ग्रोथ में, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ ऐसे इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। तो लॉग फेज के बाद आता है स्टेशनरी फेज, और इस स्टेशनरी फेज की खासियत ये होती है, जैसा नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी हो गई है, यानी कि ग्रोथ रेट और डेथ रेट इक्वल होते हैं। मतलब जितने नए सेल्स बन रहे हैं एक टाइम पीरियड में, उतने ही सेल्स मर भी रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ न्यू सेल्स क्रिएटेड है वो लिमिट कर दिया जाता है ग्रोथ फैक्टर के द्वारा, और एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ सेल ग्रोथ है वो मैच कर जाती है रेट ऑफ सेल डेथ को। और इसीलिए इसकी वजह से एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल लीनियर पार्ट ऑफ कर्व हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो ये जो स्टेशनरी फेज होता है इस वक्त टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का अकुमुलेशन हो जाता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन भी होता है। और इस स्टेशनरी फेज में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि म्यूटेशंस जो है हमेशा डीएनए में रहेंगे। तो डीएनए डैमेज जो है इस वक्त बहुत सारे म्यूटेशंस को जन्म देता है। और वन मोर कॉज ऑफ म्यूटेशन इज कि इस वक्त जो अंदरूनी जो एंडोजिनसली जनरेटेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो बन जाते हैं लॉगरिदमिक स्टेज के बाद, तो वो बहुत सारा डैमेज कर देते हैं डीएनए को। लास्ट फेज होता है दोस्तों डेथ फेज, जिसको हम डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डिवीजन की दर है वो बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद अब जान लेते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो पहला फैक्टर है दोस्तों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले होते हैं साइक्रोफाइल्स विच आर कोल्ड लविंग, और इनका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे कम। और दूसरे होते हैं मीजोफाइल्स, जिनको मॉडरेट टेम्परेचर पसंद होता है, यानी 20 डिग्री से या 25 डिग्री से लेकर 45 या 47 तक।
और उसके बाद आते हैं थर्मोफाइल, जैसा नाम से पता चल रहा है। ये सर्वाइव करते हैं बहुत एक्सट्रीम हाई कंडीशंस में, यानी 45 या 50 डिग्री से लेकर के और 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव करते हैं। तो अगर ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये ऑप्टिमम मिल जाते हैं बैक्टीरिया को, तो ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों दूसरा फैक्टर होता है पीएच। तो ज्यादातर बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमल पीएच होता है, जितने भी बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, वो ऑप्टिमल पीएच होता है 6.5 से 7। और लेकिन कई कई एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत कम पीएच पे काम करते हैं, उनको हम एसिडोफाइल्स कहते हैं, यानी एसिड लविंग। और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत हाई पीएच पे काम करते हैं और उनको हम बेसोफाइल्स कहते हैं, यानी कि बेसिक लविंग। बहुत सारे बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ऐसे पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो कल्चर है उसका पीएच बदल जाता है और इसी वजह से जो उसका लॉग फेज है वो रुक जाता है और स्टेशनरी फेज में वो कदम रखता है। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में वो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को एनारोब्स या एरोब्स कह सकते हैं। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। देखिए दोस्तों, जहां पर भी ऑब्लिगेट टर्म आएगा इट मींस वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी कंडीशन में रहेगा, अगर उसको वो कंडीशन नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। जबकि फैकल्टेटिव मतलब होता है कि वैसे तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे फॉर्म में रहता है, लेकिन फैकल्टेटिवली अगर कंडीशन उसको मजबूर कर देती है कि उस कंडीशन में आके सरवाइव करना है, तो उस कंडीशन में भी वो आकर के अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे कि ऑब्लिगेट एनरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, लेकिन फैकल्टेटिव एनएरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली तो एरोब्स होते हैं लेकिन फैकल्टेटिवली वो एनएरोब्स की तरह भी काम करते हैं। उसी तरह से ऑब्लिगेट एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस की सख्त जरूरत होती है, लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स वो एनएरोब्स होते हैं जो अगर कभी कंडीशन ऐसी पड़ जाए तो वो फैकल्टेटिवली एरोब्स की तरह भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स जो कि ग्रोथ को हिंडर करते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं ये जाननी इसलिए जरूरी होती हैं कि अगर हमें दो तरीके से बैक्टीरिया पे काम करते हैं, या तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है या फिर हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर वो फायदेमंद है तो हमें टॉक्सिक कंपाउंड्स को कम करना है और उसकी ग्रोथ को बढ़ाते चले जाना है, जैसे कि लैक्टोबेसिलस है या और दूसरे बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बीमारी पैदा करते हैं तो उन्हें हमें खत्म करना होता है। तो अगर हमें ये पता है कि कौन से टॉक्सिक कंपाउंड्स की हेल्प से हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हिंडर हो जाएगी, तो उस चीज को हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन या फिर फूड प्रिजर्वेशन के टाइम। और आखिर में दोस्तों ये देख लेते हैं कि ग्रोथ हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 तरीके बता रही हूँ। पहला है डाइल्यूशन प्लेटिंग, दूसरा है टर्बिडिटी एनालिसिस जो कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से करते हैं, तीसरा है डायरेक्ट काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ हीमोसाइटोमीटर, और चौथा है ऑप्टिकल डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ कोल्टर काउंटर। ये चारों मेथड्स मैं अलग से एक दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।